हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे टेम्परेचर का भाग 2। टेम्परेचर का पहला पार्ट हम इसके पहले कवर कर चुके हैं। उसमें हमने कुछ चीज़ें जानी थी तापमान के बारे में कि तापमान कैसा होता है और किस प्रकार से वो जनरेट होता है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, ऊष्मा और ताप में अंतर हमने देखा था, और भी कुछ टॉपिक हमने देखे थे। और अब हम बढ़ते हैं उसके भाग 2 की तरफ, और जिसमें हम देखने वाले हैं उससे संबंधित और चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मेंस के लिहाज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। अच्छा चैप्टर है और इजी मेथड से हम इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक। तापमान और उससे संबंधित अवधारणाएं हम शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक, इसमें हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर है ना, हमारे वायुमंडल का ऊष्मा, तापन और शीतलन। वायुमंडल का तापन और शीतलन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, अब किस चीज़ से होगा, हमारे पास एनर्जी का एक ही रिसोर्स है। ठीक है, एक ही रिसोर्स है, क्या? सन से ही पूरी हीटिंग और कूलिंग होगी एटमॉस्फेयर की। ठीक है, सन रेज होगी, ये सन है, सन रेज आएगी तो क्या होगा? हीटिंग होगी, है ना। ये हीटिंग होगी। लेकिन सन रेज़ यदि कम पड़ेगी यहाँ पर, यदि सन रेज़ कम आएगी, मतलब नाइट का टाइम हुआ या विंटर सीज़न हुआ, तो क्या होगा? सन रेज़ कम होगी और उससे कूलिंग होने लगेगी। तो हीटिंग एंड कूलिंग, अब ये कुछ और भी तरीक़ों से होती है। ठीक है, कुछ और तरीके होते हैं, उससे भी हमारे एटमॉस्फेयर की हीटिंग होती है और कूलिंग होती है। जैसे सबसे पहला आता है कंडक्शन, उसके बाद आता है कन्वेक्शन, एडिविक्शन और रेडिएशन। सबको हम डिटेल में जानेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन और ये सब चीज़ें क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले हम आते हैं कंडक्शन। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कांटेक्ट। सिंपल से टर्म में मतलब किसी भी वस्तु के साथ भौतिक रूप से हम कनेक्ट कर देते हैं किसी को, तो तापमान का चालन होता है। ठीक है, तो कंडक्शन मतलब चालन की प्रक्रिया होती है। तो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर कम इन कांटेक्ट टू ईच अदर। कंडक्शन क्या होता है? जिसमें हम दो बॉडीज़ को क्या कर देते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं, जिसमें तापमान का स्थानांतरण गर्म हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है। यदि हम वस्तुओं को दूर कर देंगे, है ना, ये हीटेड है, ये कोल्ड पार्टिकल है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हीट का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल टू पार्टिकल हीट का ट्रांसफ़र करता है। यदि एक ऑब्जेक्ट है ये, इसमें ये पार्टिकल क्या है? वार्म्ड पार्टिकल है। ठीक है, जैसे ही हम इसके अंदर किसी दूसरे किसी कांटेक्ट में लाते हैं सब्सटेंस को, तो ये पार्टिकल हीट को किस में ट्रांसफ़र करने लगते हैं? इधर से इधर ट्रांसफ़र करने लगते हैं। हीट ट्रांसफ़र होने लगती है तेज़ी से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं? हमारा कंडक्शन या चालन की प्रक्रिया द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापमान का जाना। इसमें भौतिक रूप से या फिज़िकली ऑब्जेक्ट का टच रहना ज़रूरी है, एक दूसरे से छुए रहना ज़रूरी है, तभी कौन सी प्रक्रिया होगी? चालन की प्रक्रिया होगी। और ये कंडक्शन, हमने बोला कि इसका टेम्परेचर, हम वापस दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट, ये 1 और 2, इनको हमने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, और हमारे या फिर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मली है। अब हीट का ट्रांसफ़र कब तक इसमें होता रहेगा? जब तक दोनों का तापमान इक्वल नहीं हो जाता। मतलब ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। और जैसे ही हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, बराबर आ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम आएगा, साम्य अवस्था आ जाएगी, जिससे तापमान का स्थानांतरण रुक जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में तापमान स्थानांतरित नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 80 से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट और ट्रांसफ़र होती जा रही है, तो 80 से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये हीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, ऐसी कोई भी प्रक्रिया हमारी संभव नहीं होती है ना। टेम्परेचर का ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये, या फिर कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, यदि हम इनके बीच में कांटेक्ट इन दोनों को दूर कर दें, तो भी हीट का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे कांटेक्ट से गर्म होता है। ये हमारी सरफेस,
ये हमारा सन रेडिएशन आती है, हमारे सरफेस को गर्म करती है, ठीक है। सरफेस गर्म हो चुकी है, ये हीटेड है, ये सरफेस गर्म हो चुकी है। अब ये गर्म सरफेस के कांटेक्ट में हमारे एयर पार्टिकल है, ये एयर पार्टिकल मौजूद है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल जैसे जैसे सरफेस के ऊपर टकराते हैं, ये हीट लेके कहाँ आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ये हीट गेन करी, ये पार्टिकल्स हुए, हीट गेन करी, एटमॉस्फेयर में आ गए, तो ये कौन से पार्टिकल हो गए, ये वार्म्ड पार्टिकल हो गए, गर्म। जिससे क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। तो हमने क्या बोला कि कंडक्शन से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, हाँ होता है। किससे, ये सन रेज से हमारा क्या होगा, सरफेस गर्म होगी। सरफेस गर्म होने से हमारी हवा इससे टकराएगी, कांटेक्ट में आएगी और क्या कर देगी, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगी, ठीक है। तो ये कांटेक्ट से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसी से बहुत ज़्यादा हीटिंग हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत इससे क्या होती है, गर्म होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये होता है कंडक्शन या चालन की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है कन्वेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पूरी तरीके से मॉनसून भी इसी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। इसी फैक्टर को यदि समझ में आता है तो आपको मॉनसून भी समझ में आएगा, रेनफॉल भी समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसको समझते हैं हम, ठीक है। अब कन्वेक्शन क्या होता है, देखो सन रेस, ये सन रेस सरफेस पर पड़ी, ये सरफेस गर्म हो गई, ठीक है। सरफेस गर्म हो चुकी, इतना तो देख चुके। इसके बाद इसी सरफेस से क्या हो चुके हैं, पार्टिकल भी हीटेड हो चुके, गर्म हो चुके। ये पार्टिकल गर्म होकर हमारे एटमॉस्फेयर में आ गए। अब क्या होता है, इन्होंने हीट गेन कर ली, कहाँ से, सरफेस से। ये सरफेस से हीट गेन करी, मतलब ताप को क्या कर रहा है, ग्रहण कर लिया है। ताप ग्रहण कर लिया कहाँ से, सतह से। अब क्या करेंगे, ये सतह से ताप ग्रहण करने के बाद, टेम्परेचर गेन करने के बाद क्या हो जाएंगे, इस टेम्परेचर को ट्रैप करके रखेंगे अपने पास। तो ये हीटेड पार्टिकल है सबके सब, सभी पार्टिकल क्या हीटेड पार्टिकल है, और ये ऊपर की तरफ चलने लगेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि कौन सी वेव, कन्वेक्शनल वेव, कन्वेक्शनल वेव या फिर संवहनीय तरंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संवहन, ठीक है। संवहन मतलब मतलब साथ में, है ना। सम मतलब समान रूप से बहना, समान रूप से बहना। सभी तरह ये क्या हो जाते हैं, सभी पार्टिकल एक कंडीशन में ऊपर की तरफ बहने लगते हैं, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। ये सभी रेडिएशन के फॉर्म में क्या होते हैं, ऊपर की तरफ बहने लगते हैं, और क्या हो जाते हैं, ये क्लाउड फॉर्म कर देते हैं ऊपर की तरफ। जैसे ये ऊपर की तरफ गए तो क्या हो गया, क्लाउड फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि इनके साथ मॉइस्चर भी होगी, ठीक है। तो ये एयर पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे कांटेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर हीट गेन करते हैं, हीट गेन करके हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं। और ये जब और ज़्यादा टेम्परेचर को गेन करते हैं, इनको थोड़ा और टेम्परेचर मिलता है एटमॉस्फेयर से, तो ये वेव के फॉर्म में ऊपर जाते हैं। वेव, कौन सी वेव, कन्वेक्शनल वेव, संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर जाते हैं, और पूरा जो टेम्परेचर यहाँ गेन करा हुआ था उसको यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं, किस फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में, और क्लाउड्स बन जाते, ठीक है। ये वेपर रहती है और वेपर ऊपर जाके टेम्परेचर रिलीज़ कर देती है, और ये ठंडे पार्टिकल बन जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो क्लाउड्स में होते हैं, है ना, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस पार्टिकल होते हैं ये क्लाउड्स हमारे छोटे छोटे, ठीक है। अब ये प्रक्रिया कैसी होती है, वर्टिकली होती है, ऊपर की ओर। कन्वेक्शनल की प्रोसेस ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, ये कैसी होती है, वर्टिकली होती है, सीधे ऊपर की तरफ लंबवत होती है, सीधे के सीधे ऊपर की तरफ पार्टिकल जाते गर्म होकर और क्लाउड फॉर्म करते। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, वर्टिकल प्रोसेस कहलाती है कन्वेक्शन, जिसमें मास मूवमेंट या बहुत सारी हवा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ऊपर की तरफ बहुत सारी हवा जाती है और उसके कारण हमारी ये किस फॉर्म में दिखाई देती है, कन्वेक्शन के फॉर्म में। डेजर्ट को आप यदि देखते हैं, ऐसा ये डेजर्ट है तो उसमें ऐसी ऐसी आग जैसी निकलती हुई दिखती है, या तो गर्मी के मौसम में आप सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसी वेव जैसी निकलती हुई दिखती है आपको दूर की तरफ देखने पर ऐसी। तो वो क्या है, कन्वेक्शन है, जो सरफेस से हीट होकर जो एयर पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये कौन सी वेव कहलाती है, कन्वेक्शनल वेव। अब ये किस चीज़ के कारण गर्म हो जाते हैं पार्टिकल, रेडिएशन से भी गर्म हो जाते हैं और कंडक्शन से भी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। चालन और विकिरण, ये विकिरण,
विकिरण और चालन दोनों प्रक्रियाओं से ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और किस तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, वायु में फैलाव होता है, एक्सपांशन होता है। ये एक्सपांशन सन रेज है, सरफेस को हीट करेगी, सरफेस हीट होगी तो क्या होगा, ये पार्टिकल भी हीट होंगे, और जब भी गर्म पार्टिकल होते हैं तो दूर भागते हैं एक दूसरे से, तो ऐसा एक्सपांशन हो जाता है ना। ये पार्टिकल एक दूसरे से एकदम दूर दूर हो जाते हैं, एक्सपांशन हो जाता है एयर का। एक्सपांशन होने के बाद और ज़्यादा हीट होती है तो ये क्या चले जाते हैं, हल्के होकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है हमारी। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ हमारे सभी पार्टिकल भागते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और ये वेव जो चलती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल वेव। संवहनीय धाराएं कहलाती है हमारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और तीसरा फैक्टर है यहाँ पर हमारे सामने आता है एडिविक्शन। एडिविक्शन क्या है, देखो जैसे हमने कन्वेक्शन समझा, जैसे सरफेस ये हीट हुई है ना, ये हीटेड सरफेस, ठीक, इससे पार्टिकल क्या हुए, गर्म हुए। ये पार्टिकल इससे कांटेक्ट में आकर गर्म हो चुके हैं, गर्म पार्टिकल है। ठीक, अब क्या होता है, ये गर्म पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं मतलब हवा चलती है, मतलब क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जब हवा चलती है। ठीक है, अब हवा किस कारण से चलती है वो भी आपको अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, हमारे प्रेशर वाले चैप्टर में। प्रेशर, प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम, विंड का मूवमेंट। सिंपल सा जान लीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, उसके कारण क्या होती है, हवाएं चलने लगती है। तो ये पूरी सरफेस है, ये पूरी सरफेस हो गई। अब क्या हुआ, इस इलाके में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, ये भी अभी मान लीजिए, अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम हो जाता है। और यदि कोई एरिया है जिसमें नदी वदी है तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा, क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर मूव करने लगती है। ये कैसा है, प्रेशर हाई, कुकर में प्रेशर हाई रहता तो बाहर निकलता, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर का मूवमेंट होने लगता है। तो ये जो एयर है ये क्या करती है, ये हीटेड पार्टिकल को अपने साथ ले जाती है। हीटेड पार्टिकल को क्या करती है, उड़ा के अपने साथ ले जाती है, और ये कहीं दूसरी जगह जाकर टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, ये घूम कर कहीं पे भी जाएगी और क्या करेगी, तीसरी जगह का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देन दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, है ना, जो क्षैतिजिक हमारा क्या होता है, गमन होता है वायु का, उसके कारण तापमान क्या होता है, बढ़ता है। और उसको क्या बोलते हैं, एडिविक्शन। उसमें तापमान ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। यदि हम अर्थ की बात करें तो यदि पोल से हवा किस तरफ चलेगी, इक्वेटर की ओर, तो कोल्ड एयर वहाँ से, है ना, ठंडी हवा चलेगी, तो इससे क्या हो जाएगा, सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हम तो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, हम गर्म या ठंडा तो देख नहीं रहे। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। लेकिन जब इक्वेटर से चलती है हवा तब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों, इक्वेटोरियल जोन में सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, सीधा चमकता है सूरज, और तापमान ज़्यादा इलाका है, ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। इसी के अगले भाग में आपको ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये टेम्परेचर के कारण हवाएं यदि उधर चलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, विंड कैरी द टेम्परेचर। हवाएं क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह चलती है, तो गर्म हवा यदि इधर चल रही है तो क्या कर देगी, इस जगह का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी। जैसा कि भारत में हमेशा देखा जाता है लू चलती है। लू क्या है, नॉर्थ इंडिया में चलने वाली गर्म हवा है, लोकल विंड है, स्थानीय पवन है। स्थानीय विंड क्या कर होती है, ये वाला हमारा राजस्थान वाला इलाका है, राजस्थान से ऐसी चलती है यूपी, बिहार, एमपी वाले इलाके की तरफ, इधर आ जाता है एमपी, इधर यूपी, इधर बिहार। ठीक है, इन इन इलाकों में क्या करती है, ये हवाएं चलती है। लू कैसी होती है, गर्म हवा होती है, गर्म हवा होती है, सूखी हुई गर्म हवा गर्मी के मौसम में चलती है, और क्या करती है, प्रभावित करती है इन क्षेत्रों को, और तापमान क्या कर देती है, बढ़ा देती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारी एक प्रभावित करने वाली चीज़ है एडिविक्शन। एडिविक्शन क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर और पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या क्षैतिजिक स्थानांतरण। ठीक है, तो क्षैतिजिक रूप से ये जाते हैं और उससे तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलो एडिविक्शन के बाद एक आखिरी पॉइंट आता है हमारा, रेडिएशन।
आखिरी फैक्टर होता है जिससे हमारा टेम्परेचर, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक है। अब क्या है, रेडिएशन क्या है, एनर्जी पार्टिकल्स है ना, एनर्जी और पार्टिकल्स है। अब देखो क्या होता है, सन से जो एनर्जी आ रही है, वापस हम सन को लेकर आते हैं कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। यदि ये रेडिएशन के फॉर्म में नहीं आती, यदि किसी और फॉर्म में आती, तो हम तक सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए, है ना, ऐसे प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी माध्यम में नहीं चलता है कि रेडिएशन जो होता है ये रेडिएशन हुआ, तो रेडिएशन को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मीडियम में चलेगा। रेडिएशन की पावर पे डिपेंड करता है कि वो कितना तेज़ चलेगा। जैसे एक्सरे है, एक्सरे क्या करती है, उसकी इतनी पावर है कि ह्यूमन बॉडी को क्रॉस करके निकल जाती है ना। एक्सरे है, गामा रेज है, तो ये हार्मफुल रेडिएशन है जो हमारी बॉडी को क्रॉस कर सकती है, पेनिट्रेट करती है। तो वैसी सन रेज होती है, ये रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिस भी सोर्स से निकलती है, जिस भी सोर्स से ये निकलती है, उस सोर्स से निकल कर जहाँ भी पहुँचती है वहाँ कांटेक्ट में आती है और हीट करती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये रेडिएशन आया, तो हमको जो रेडिएशन मिल रहा है सन से और ये हमारी सरफेस पर टकरा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल हीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, एनर्जी पैकेट, ऐसा हम बोलते हैं इनको कि एनर्जी पैकेट होते हैं, और जो एनर्जी लाकर क्या कर देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत सारे फिजिक्स के लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आता है। तो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी आती है, और क्या हो जाती है, वो एनर्जी यहाँ रिलीज़ होती है, और ये सरफेस क्या करती है, हीट हो जाती है। हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है, सरफेस पार्टिकल हीट होते हैं, गैसेस इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मीडियम है। और हमारे स्पेस में मीडियम है क्या कोई, ये हमारा सन और ये अर्थ, इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर फील नहीं किया जाता है। जैसे ही हम हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते हैं अंदर की तरफ, तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हमको फील होता है इसी जगह। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीडियम है, यहाँ मीडियम नहीं है, ठीक है। तो अब ये किस फॉर्म में चलता है, रेडिएशन जो होता है किस फॉर्म में चलता है, लाइट, हीट, माइक्रोवेव, वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, फिर भी तो आपके मोबाइल में नेटवर्क दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि वो दीवार को पार करके आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर है। तो ये रेडिएशन का फॉर्म है जो क्या करती है। अब रेडिएशन को रोका जा सकता है, रेडिएशन को रोका जा सकता है, हाँ रोका जा सकता है, रिफ्लेक्ट करके। हमने एक मिरर लेके खड़े हो गए, इधर से रेडिएशन आ रहा है, तो हमने रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रेडिएशन को एक ही चीज़ से रोका जा सकता है, रिफ्लेक्शन से। हमने रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे तो रेडिएशन क्या हो जाएगी, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी जहाँ से वो आई है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, रेडिएशन भी। और हमारे रेडिएशन से ही हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर गर्म होता है, क्योंकि सन है, सन से रेडिएशन ही तो आ रही है, तभी तो हमारा कंडक्शन हुआ, कंडक्शन कांटेक्ट में आया, ठीक है, कांटेक्ट में आया ये यहाँ पर। फिर एटमॉस्फेयर, पहले ये सरफेस हीट होगी, फिर उसके बाद बाकी सब चीज़ गर्म होगी, ठीक है। तो ये रेडिएशन वाला फैक्टर था हमारा, ठीक। अब अपन चलते हैं एक और इसी से रिलेटेड फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्बिडो, ठीक है। एल्बिडो हिंदी इंग्लिश सेम होता है। एल्बिडो के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। एल्बिडो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन, ठीक है, विदाउट एब्जॉर्ब, ठीक है। आप देखो क्या रहता है, ये सन है, सन से जो रेडिएशन आता है, सन से रेडिएशन आया, अब सन से आने वाला रेडिएशन, ठीक। अब क्या होता है कि सरफेस अलग अलग तरीके की होती है। ये सरफेस हो भी सकता है ये आइस हो, ठीक है, ये स्टोन हो, ये डेजर्ट वाला इलाका हो, ये फॉरेस्ट वाला इलाका हो, ठीक है, ये बर्फ़ हो सकती है, ये पत्थर हो सकते हैं, ये रेगिस्तान हो सकता है, ये वन हो सकते हैं। सब का रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है, सबका रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है। तो मतलब यदि बर्फ़ के ऊपर ये तरंगे पड़ती है या रेस पड़ती है, तो क्या हो जाएगी, वाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देगा सबसे ज़्यादा। ये वाइट कलर क्या कर देगा, आइस रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन उसकी कंपैरिजन में यदि स्टोन होगा, तो स्टोन क्या कर लेगा, कम रिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। डेजर्ट भी क्या करेगा, डेजर्ट भी क्या करेगा, इसको रेत होती है, रेत
रेत ऊपर ऊपर से गर्म होती है। एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान रखें, यदि आप रेत में 1 फीट का भी गड्ढा खोद देते हैं नीचे, तो 1 फीट पे भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम से कम 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अब 1-2 फीट आप गड्ढा खोद लेते हैं नीचे, तो क्यों, क्योंकि रेत के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इंसुलेशन होता है। ये पार्टिकल एक दूसरे से ऐसे खुले खुले रहते हैं, इनके बीच में एयर होती है, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ना। तो तापमान अंदर तक नहीं पहुंच पाता। तो रेगिस्तान में यदि फंस जाए तो गड्ढा खोद के अंदर की तरफ सो जाएं छाँव में, तो बहुत ठंडा लगेगा, ठीक। तो क्या हो जाता है, यदि डेजर्ट है तो ये भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा रेडिएशन को। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी क्या करेंगे, ग्रीन है तो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन किसका है, इसका है, किसका, आइस का। उसके बाद रिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होंगे, डेजर्ट करेंगे। स्टोन क्या करेंगे, स्टोन एब्जॉर्ब करेंगे ज़्यादातर। काली मिट्टी है तो काली मिट्टी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो क्या हो जाता है, ये क्या होता है, इट इज़ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्ट बैक विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। जितना भी रेडिएशन, एल्बिडो क्या होता है, वायुमंडल में आने वाली सौर तरंगे जब किसी भी माध्यम से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसका आने का अनुपात और जाने का अनुपात, जाने का कितने अनुपात में आ रही है, कितने अनुपात में जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। या तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को एल्बिडो कहते हैं, दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को बोल दो या तो उसको बोल दो, ठीक है, दोनों ही चीज़ें सेम होगी और उसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या है, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ये तो हमने देख लिया। अब डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सरफेसेस, ये भी बता दिया मैंने, क्योंकि हर सतह के लिए अलग अलग होगा। आइस के लिए अलग होगा, स्टोन के लिए अलग होगा, डेजर्ट के लिए अलग, फॉरेस्ट के लिए अलग। तो आने वाला रेडिएशन, जाने वाला रेडिएशन क्या कहलाएगा, हमारा एल्बिडो कहलाएगा। कितना रिफ्लेक्शन इस सरफेस का है, ये क्या कहलाता है, एल्बिडो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब अपन देखते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, हीट बजट। हीट बजट, ठीक है। सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि बजट क्या होता है। बजट क्या होता है, मतलब हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर जो होता है, उनके बीच जो रिलेशन बताती है चीज़, वो क्या होती है, हमारा बजट होता है। अब रिलेशन कैसा, कि हमारा बजट कितना है, इनकम कितनी है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, कि हमारा जितनी इनकम होगी, यदि हमारी इनकम 100 रुपीज़ है तो हम एक्सपेंडिचर भी तो 100 रुपीज़ करेंगे। तो ये चीज़ क्या हुई, हमारा बजट हुआ। तो उसमें ये भी हो सकता है कि हम 100 रुपीज़ में से 80 एक्सपेंड करें, ठीक है। हम क्या करें, खर्च कितना करें, 80 करें और 10 रुपये को सेव कर लें, ठीक है। तो ये भी हमारे बजट की रणनीति है कि हम इसमें से 10 रुपये सेव करेंगे हर बार, हर मंथ सेव करते चलें 100 रुपये में से। तो ये क्या कहलाता है, बजट। किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का रिटर्न, मतलब रिटर्न मतलब लेखा जोखा। लेखा जोखा, हम जितना भी रिटर्न में उसको रखते हैं हमारे पास, कि हमने कितना पैसा खर्चा कर दिया, ठीक है। तो आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन के बारे में जो क्या होती है, डिटेल होती है, और जिसके बारे में हम जानते हैं, वो सब क्या होता है, हीट बजट। हम किस चीज़ का बजट निकाल रहे हैं, हीट का निकाल रहे हैं, ठीक है। हम बजट निकाल रहे हैं किसका, हीट का, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हीट बजट, ठीक है। हीट बजट है ना, इनकमिंग हीट being absorbed by the earth and outgoing heat escaping the earth from the radiation फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है और अलग ही रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी जा रही है, उन दोनों का रेशो उन दोनों को क्या कहलाते हैं, हमारे हीट बजट का नाम देते हैं। क्योंकि आने वाला रेडिएशन तो हम 100% मानेंगे, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्ब भी तो होगा, सरफेस एब्जॉर्ब भी तो करेगी। इसके पहले ही हमने कंडक्शन वाले में बता दिया। और यहाँ से जो रेडिएशन जाएगा वो कम भी तो होगा, रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन जो जा रहा है वो कम भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ गैसेस है, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उनके बारे में हम आगे और देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा और डिटेल ले लें इसकी, ठीक है। दोनों का बैलेंस, कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, दोनों का बैलेंस। यदि हम बोलते हैं सन से रेडिएशन सिर्फ आए जा रहा है
और जा नहीं रहा है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और हमारी अर्थ क्या हो जाएगी, एक फायर बॉल बन जाएगी। ठीक है, इसलिए जितना रेडिएशन आता है उतना बाहर भी जाता है, इसलिए ये दोनों क्या चीज़ रहती है, बैलेंस रहती है। वैसे ही हम बजट बैलेंस करते हैं, तो ये इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम इनको बैलेंस करके रखते हैं कि यहाँ से इनकम जितनी हो रही उतनी एक्सपेंडिचर हम उधार ले लेके थोड़ी चलाएंगे हमारा काम। ठीक है, तो हमारा वो दोनों का बैलेंस क्या होता है, हीट बजट कहलाता है। ठीक है, कितनी ये रिलेशन होता है किसमें, कितनी इनकमिंग रेडिएशन आ रही है और कितनी रेडिएशन बाहर जाती है। अब देखिए, अब ये एब्जॉर्ब होता है ना, ये अवशोषित कर लिया जाता है किसके द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा। ये जो रेडिएशन आया, सन से रेडिएशन आया, तो ये वाटर वेपर क्यों, क्योंकि ये पानी की सरफेस पर, नदी तालाब समुद्र में पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर वेपर क्या हो जाएगी, वेपराइजेशन हो जाएगा इसका, है ना, वेपर निकलने लगी। ये समुद्र है, ये लैंड है, ये ओशियन है, तो ओशियन से क्या निकलने की, थोड़ी सी वेपर निकल के क्या हो जाएगी, ये वाटर पार्टिकल। अब इन वाटर पार्टिकल के पास क्या है, एनर्जी है, हीट है, तो वाटर पार्टिकल इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, डस्ट पार्टिकल भी मौजूद है, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, फिर ओजोन, ओजोन जो हमारी सरफेस पर होती है उसको बैड ओजोन बोलते हैं। ये बैड ओजोन भी क्या करती है, ये यदि ओजोन यहाँ पर मौजूद है तो आने वाली तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेगी और टेम्परेचर क्या करेगी, बढ़ाएगी। ठीक है, ओजोन भी कर देते, एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक, अदर गैसेस कौन सी, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, CH4 मीथेन हो गई, और O3 हो गई। ठीक है, ये गैसेस क्या कर लेगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके वायुमंडल से टेम्परेचर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी और टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो ये भी टेम्परेचर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, तो गैसेस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए। ठीक है, अब देखो, हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से ना तो गर्म होता है और ना तो पूरी तरीके से ठंडा होता है। देखिए कैसे, अब कंडीशन ये है कि सन से रेडिएशन आया और ये डे में आएगा। ठीक है, डे में ये आएगा और एब्जॉर्ब होगा, और फिर जैसे नाइट का टाइम आएगा, जैसे रात होगी, वैसे ही ये सरफेस ठंडी होना शुरू होगी। ठंडी होगी तो ये रेडिएशन को वापस बाहर निकालेगी। ठीक है, तो मतलब ना तो पूरी तरीके से ठंडी हो रही, ना तो पूरी तरीके से गर्म हो रही है। देखो, सूरज फिर निकल जाएगा तो फिर गर्म होने लगेगी, फिर रात हो जाएगी तो फिर क्या करेगी, ठंडी होने लगेगी। तो ये इवनली क्या होती है, एक समान रूप से गर्म या ठंडी होती रहती है। ठीक है, यदि हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो हम सीजन्स को इसमें ऐड नहीं करें तो हमारे ये प्रोसेस चलती रहती, जितनी हीट अंदर आएगी उतनी हीट वापस बाहर भी जाएगी कंटिन्यूसली। ठीक है, ठीक है, अब जो भी रेडिएशन आता है वो किस फॉर्म में आता है, इंसोलेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, इंसोलेशन या फिर रेडिएशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, लघु तरंगे, हमारे यहाँ आने वाला प्रकाश किस में आता है, लघु तरंगों के रूप में आता है, और जाता किस में, लॉस्ट बाय इन द अर्थ थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव किरणें, क्या बोलते हैं इनको, पार्थिव। ठीक है, पार्थिव किरणों के रूप में ये वापस जाता है। ठीक है, तो हमारा रेडिएशन ये जो आ रहा है तो ये क्या होता है, लघु तरंगों के रूप में ऐसा आता है, और ये बड़ी तरंगों में बदल जाता है ना, बड़ी तरंगें हो जाती है जिनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है, और यही क्या होता है, यहीं पर एटमॉस्फेयर की मौजूद गैसें इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अभी आने वाला प्रकाश, इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। ठीक है, भेदन क्षमता ज़्यादा है, इसकी पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता कम है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर को पार नहीं कर पाएगी, और ये क्या हो जाएगी, यहीं पर ही ब्लॉक हो जाएगी। किस रूप में, पार्थिव किरणों के रूप में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में। हमारी सरफेस से जो रेडिएशन बाहर जाता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव किरणों के रूप में जाता है। ठीक है, ठीक, अब जो इनकमिंग रेडिएशन, इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में जो बैलेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बजट बोलते हैं। अभी हमने क्या देखा था, लोकल लैंग्वेज में देखा था कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। अब यदि हम एक्चुअल बात करें कि क्या होता है, द बैलेंस बिटवीन द इंसोलेशन एंड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, टर्म्ड एज द हीट बजट और हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आने वाला सूर्य तप और जाने वाली पार्थिव किरणों
के मध्य जो सामंजस्य या बैलेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, हीट बजट कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें काय का किस पोर्शन से ये एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरीके से आ रही है, और एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, चलो आगे अब डायग्राम में समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, अब इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये सन से आ रहा है, ये सन से आ रहा है इनकमिंग रेडिएशन। ठीक है, कितना है, 100 यूनिट्स है इसकी। अभी ये रेडिएशन देखो, ये रेडिएशन सीधा सरफेस पर पहुंच रहा है, ये वाला। ठीक है, और ये रेडिएशन क्या हो रहा है, कुछ रेडिएशन के बारे में बताया गया है कि वो क्या हो गया, यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर से ही टकराकर, वातावरण से टकराकर ही बाहर हो गया सीधे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को समझने लायक है, जैसे हमारी क्या है यहाँ पर ये ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, इस ट्रोपोस्फियर से पहले ही कुछ रेडिएशन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। पहले ही कुछ रेडिएशन बाहर हो जाते हैं, कैसे, जैसे ओजोन है ना, ओजोन हमारी एब्जॉर्ब कर लेगी। हमारे एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी है, जैसे ये क्लाउड है, ये इसको बाहर कर देंगे सरफेस पर पहुंचने के पहले ही। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो देख रहे हैं बड़ा एरो, ये बता रहा है कि हमारा रेडिएशन कितना आया, यहाँ तक इतना रेडिएशन पहुँचा, और उसके पहले कुछ यूनिट क्या हो गई, पहले ही बाहर हो गई। कुछ यूनिट एटमॉस्फेयर में पहले ही बाहर हो गई। कैसे, एक तो पहले हमारे ओजोन ने एब्जॉर्ब करके वहीं रोक ली, ये बाहर हो गई। दूसरा, हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ क्लाउड से कुछ पार्टिकल रहते हैं, तो कुछ पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट बैक वाला रेडिएशन कुछ हमने अभी एल्बिडो देखा, तो हमारी सरफेस यदि कैसी है, चमकदार है, पानी से भी चमक के बाहर हो जाएगा, तो आधा रेडिएशन और चमक के बाहर हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्शन से परावर्तित होकर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ रहा था, 100% आ रहा था, उसमें से सिर्फ 51% हमारी सरफेस तक पहुंचता है, और बाकी 6% एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। कौन सा, 27% हमारे एटमॉस्फेयर में जो पारदर्शिता कम है, ठीक है, मतलब क्लाउड से और इन सब से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। फिर 2% यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि एल्बिडो से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। देखो, एल्बिडो से ये वाला 2% रिफ्लेक्ट बैक हो गया, और बाकी जो रहता है ये वाला 14% हमारी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो एब्जॉर्ब करके बीच में ही रोक लेती है। ठीक है, जो गैसेस होती हैं कुछ कुछ, और पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल हो गया, वाटर वेपर पार्टिकल हो गए, ये क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करके रोक लेते हैं, या फिर ये उसको क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। आपने इंद्रधनुष बस बनते हुए देखा है, तो वाटर पार्टिकल क्या कर देंगे, इसको स्कैटर्ड कर देंगे, सभी जगह फैला देंगे। यहाँ पर हमारा इंद्रधनुष भी दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी सब फिनोमिना होता है। और कितना % सरफेस पर पहुँच पाता है, इतना। मतलब अभी कितना खर्चा हो गया, 100 में से खर्चा हो गया हमारा पहले ही 35 ही हो गया जाने के पहले ही, और सरफेस तक कितना पहुंचा, 51। ठीक है, अब 51 ये तो दिन का मामला था। अब जैसे ही रात होती है तो रात में क्या होता है, यही 51 में से ऐसा तो नहीं है कि पूरी पृथ्वी ठंडी होकर 0 डिग्री पे पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें से 34% क्या होता है, यहाँ से बाहर होता है ना, तो 34% बाहर होता है। उसमें से अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारे एटमॉस्फेयर की गैसें, एटमॉस्फेयर की गैसें, और यहीं पर सबसे बड़ा भाग हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कौन सी गैसेस, हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं कौन कौन सी, CH फॉर मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O3 बैड ओजोन। ठीक है, बैड ओजोन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये सब गैसेस क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करती है, गर्म करती है, और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करने में ये गैसेस। ठीक है, तो ये गैसेस, अब देखो यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल थे, इनने भी एब्जॉर्ब करी थी, और ये गैस यहाँ भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्या ये गैसें इसको एब्जॉर्ब करके ही रखेगी, नहीं, ये वापस से रिलीज़ कर देगी गैस को, है ना, कुछ किसी न किसी कंडीशन में आकर ये वापस गैस क्या हो जाएगी, टेम्परेचर को रिलीज़ कर देगी, और टेम्परेचर वापस कहाँ आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पर दो चीज़ें, 34 ये, 34 ये, और 14 ये, दोनों मिलकर टेम्परेचर वापस पहुँच जाता है एटमॉस्फेयर में, कितना, 17। कभी ना कभी सरफेस भी ठंडी होगी तो ये टेम्परेचर भी क्या होगा, वापस 17 वापस यहाँ आ गया। तो 35 पहले यहीं था, 47 और ये तो 65 हो गया, और टोटल आउटगोइंग रेडिएशन हमारी वापस क्या हो जाती है, हमारी पूरी 100 हो जाती है। 100 आई थी और 100 वापस चली गई, पहली यहाँ से 100 आई, कुछ यहाँ एब्जॉर्ब कर ली गई,
कुछ पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब की गई, फिर उसके बाद पृथ्वी ने इसको वापस छोड़ा, इसे किसी कुछ गैसों ने एब्जॉर्ब कर लिया और ये फिर वापस एटमॉस्फेयर में आ गई। फिर पृथ्वी भी ठंडी हुई, पृथ्वी ने भी ठंडी होकर इसको क्या कर दिया, यहाँ पर वापस रेडिएशन को छोड़ दिया। तो टोटल रेडिएशन क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या हो गई, एनर्जी इधर आई और एनर्जी इधर से बाहर निकल गई। तो ये पूरा फिनोमिना हमारा क्या कहलाया, ये हमारा रेडिएशन का हीट बजट कहलाया, है ना। तो जिसमें हमारे पास 100 था और बजट में हम यही देखते हैं कि हमारे पास इनकम 100 रुपये थी और एक्सपेंडिचर 100 रुपये हुआ कि नहीं, कि हमने 50 का ये खरीदा, 10 का ये खरीदा, 10 का ये खरीदा, ठीक है, 10 का कुछ और खरीदा और 10 की सेविंग हुई, बराबर बचे। तो ये पूरा 100 हो रहा है कि नहीं, ठीक है, और भी इसके अंदर जुड़ जाएगा तो हमारे 10 और बचे, तो ये क्या हो गया, ये पूरा 100 हो गया। तो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए। तो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है और दोनों बराबर होते हैं। ये कहलाता है हमारा हीट बजट। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे मेंस से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। सूर्य तप, ये है सूर्य तप और ये है तापमान, इन दोनों में डिफरेंस भी देख लिया जाए, ठीक है। ये हीट और रेडिएशन है। ये क्या है, हीट मतलब ये हीट आ रही है किसी चीज़ से, हम किसी गर्म चीज़ के पास जाते हैं तो हमको हीट फील होती है, वो किसके कारण होती है, इंसोलेशन रेडिएशन के कारण होती है। इंसोलेशन अल्टीमेटली रेडिएशन ही है, ठीक है, रेडिएशन हमको फील होता है। और टेम्परेचर क्या है, ये वैल्यू है हीट की, मतलब ये जो रेडिएशन आ रहा है इसका वैल्यू कितना है, आपको कितना गर्म लग रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड लग रहा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड लग रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लग रहा है, कितना गर्म लग रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू को शो करता है टेम्परेचर। और इंसोलेशन क्या है, ये एक रेडिएशन है, ठीक है। ये क्या है, एक एनर्जी का टाइप है। इंसोलेशन या फिर सूर्य तप क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। और तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये मेज़रमेंट यूनिट है, ये इसकी क्या है, मेज़रमेंट यूनिट है। हम हीट या इंसोलेशन को किस में मेज़र करते हैं, कैलोरी में, और इसको किस में करते हैं, डिग्रीज़ में करते हैं, ठीक है। हम इसको कैलोरी में बोलते हैं कि हमारी कितनी कैलोरी एनर्जी बर्न हो गई। हमारी बॉडी में भी एनर्जी है, तो एनर्जी को मेज़रमेंट करते हैं हम किस में, हीट, और एनर्जी को मेज़र करते हैं हमारी कैलोरीज़ में, और इसको मेज़र करते हैं हम किस में, डिग्रीज़ में, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या है, देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन टकराता है तो वो क्या होता है, हीटेड होता है, ठीक है। ये हीटेड होगा, कोई भी पार्टिकल से किसी भी ऑब्जेक्ट से जब रेडिएशन टकराएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा। मतलब हम इसको कैलकुलेट करने लगेंगे यहाँ पर रेडिएशन को, कितना रेडिएशन आ रहा है। तो हमने यदि पानी को उबाल दिया तो पानी क्या हुआ, जो रेडिएशन निकल रहा है किसमें, गैस में से, उससे पानी क्या हुआ, गर्म हुआ, हीटेड पार्टिकल निकल रहा है। हम हीट और पार्टिकल दोनों बोले, तो उससे क्या हुआ, ये गर्म हुआ। और क्या हुआ, अब क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, इफ़ेक्ट है इंसोलेशन का। इफ़ेक्ट कैसा है, क्योंकि जब रेडिएशन आएगा तो इफ़ेक्ट क्या दिखा कि टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे रेडिएशन के कारण बढ़ता ही जा रहा है। ये रेडिएशन आ रहा है तो ये इफ़ेक्ट है किसका, इंसोलेशन का। ये सूर्य तप का प्रभाव है, तापमान, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको पार्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी वेरी हाई डिस्पाइट नॉट हैविंग मच हीट। जब भी उसको, किसी भी पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हीट ना दी जाए फिर भी उसका तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ऐसा होता है। ज़्यादा हीट नहीं दी जाए फिर भी वो क्या होती है, गरम 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 होती जाती है। क्यों, क्योंकि रेडिएशन पड़ रहा होता है, रेडिएशन के कारण वो गर्म हो जाती है ना। इन स्पाइट ऑफ द लो टेम्परेचर देयर मे बी मोर हीटेड इन बाय द सब्सटेंस। अब देखिए, रेडिएशन आ रहा है तो क्या होता है, रेडिएशन पड़ रहा है तो कभी कभी टेम्परेचर भी बढ़ते ही जाता है सब्सटेंस में, ठीक है। टेम्परेचर आता जा रहा है, रेडिएशन आती जा रही है, तो टेम्परेचर हमको कभी कभी नहीं भी बढ़ता हुआ दिखता है, कभी कभी बढ़ता हुआ दिखता है, कभी कभी इंसुलेट हो जाता है, चीज़ें इंसुलेट हो जाती है। रेडिएशन आ रहा है लेकिन इंसुलेट हो गई, फिर भी टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ रहा है। हमारा एटमॉस्फेयर भी कभी कभी इंसुलेट हो जाता है, किससे, क्लाउड्स आ गए बीच में तो रेडिएशन आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये हीटेड नहीं होगा, सरफेस नहीं होगा हीटेड, जैसे हम बरसात के मौसम में हम इसको देखते हैं,
ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था, छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा हमको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फियर एक्ट करता है इसके ऊपर, जो है टेम्परेचर इन्वर्जन या फिर तापमान का व्युत्क्रम, तापमान का व्युत्क्रम या फिर नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स रेट, है ना। ऋणात्मक ऋणात्मक ताप पतन दर, हमने पहले क्या देखा था, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। अब नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होती है, हम क्या बोले थे कि ऊपर जाते हुए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर पर टेम्परेचर बढ़ता है। क्या आप यहाँ से 1 किलोमीटर गए ऊपर तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री बढ़ जाए, 6.5 डिग्री कम हो जाएगा, सॉरी 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। और ऊपर की तरफ गए तो टेम्परेचर फिर 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। तो ऊपर जाते हुए क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था, टेम्परेचर कम होता जा रहा था ऊपर जाते हुए। लेकिन ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन में ये बोला जाता है कि हम सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये टेम्परेचर का उल्टा प्रभाव है, ऋणात्मक ताप पतन दर है। ठीक है, ऋणात्मक ताप पतन दर है, क्योंकि क्या हो रहा है, उल्टा फिनोमिना यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब वो कैसा परफॉर्म होता है हम थोड़ा सा पहले इधर देखते हैं। अब देखिए, देखो अब क्या होता है कि सन से रेडिएशन आता है, और ये कौन सा मौसम में ज़्यादा ये फिनोमिना होता है, ये ठंडी के मौसम में होता है। ठंड के मौसम में हम बोलते हैं ये गर्मी का मौसम, पहले तो हम गर्मी वाले में देख लेते हैं। क्या होता है कि सन रेडिएशन आती है, सरफेस को गर्म करती है, सन रेडिएशन आई, सरफेस को गर्म करा, सरफेस हीट हो गई, तो इसमें से ये हीट निकल रही है, ये हीट निकल के ऊपर चली जाती है। ठीक है, हमारी सरफेस से हीट निकल गई, और क्या हो गया नीचे की, क्योंकि नीचे वाला सरफेस पहले गर्म हुआ है, नीचे वाला सरफेस हमारा गर्म हुआ है ना। तो क्या होगा, नीचे की तरफ गर्म हवा होगी, नीचे की तरफ क्या होगी, गर्म हवा होगी। लेकिन ऊपर की तरफ कौन सी होगी, ठंडी हवा, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट के हिसाब से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ऊपर तो गर्म ठंडी हवा होगी, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है ना, विंटर सीजन आते हैं, तब क्या हो जाता है कि सरफेस तक क्या हो जाता है, रेडिएशन पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, रेडिएशन पहुंच नहीं पाता है, और क्या हो जाता है, यहाँ पर ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं, जो देखो ठंडी हवा जो रहती है वो क्या होती है, भारी रहती है। ठंडी हवा क्या रहती है, भारी रहती है, और ये भारी हवा क्या होती है, ये पार्टिकल, ठंडी हवा के पार्टिकल यहीं जम जाते हैं, और ये क्या कर देते हैं, इसमें से हल्के गर्म पार्टिकल को ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं, ऊपर की तरफ क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं। और ये गर्म पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक ऊपरी लेयर में आ जाते हैं। गर्म जो पार्टिकल होते हैं वो क्या चले जाते हैं, ये एक ऊपरी वाली परत में हमारे जम जाते हैं, ये जम गए, क्योंकि ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, ये क्या कर देती है, ज़्यादा डेंस होती है। मतलब ठंडी हवा के पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ऐसे पास पास होते हैं। इसमें गर्म हवा का पार्टिकल आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो ये क्या कर देते हैं, गर्म हवा के पार्टिकल को ऊपर धकेल देते हैं, और गर्म हवा कैसी होती है, इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो नीचे का एटमॉस्फेयर क्या होता है, घना एटमॉस्फेयर हो जाता है, डेंस हो जाता है। उसी के कारण क्या हो जाता है, नीचे की तरफ टेम्परेचर कम हो जाता है सरफेस पर। सरफेस पर क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गई, सरफेस का टेम्परेचर कम हो गया, और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है धीरे धीरे। लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन में क्या देखा था, सरफेस गर्म देखी थी, और ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम हो रहा था। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है हमको, जब ठंडी का मौसम होता है और क्या हो जाता है, आसमान साफ़ होता है, तब कंडीशन क्या हो जाती है कि सरफेस ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है। आपने पाला पड़ते हुए देखा है, पाला पड़ना या फ्रॉस्ट, क्या हो जाता है कि हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, है ना, पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ हैं ये, और इसके ऊपर पत्तियाँ लगी, इनके ऊपर जो ओस की बूंदें होती है ना, वो जम जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। तो वो किस कारण से होता है, सरफेस का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है ना। तो और उसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा ये भी होता है। अब आपने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में जब भी आप कूड़ा कचरा जलाते हैं, कूड़ा कचरा ऐसा जलाते हैं, तो आपकी हवा यहीं की यहीं फैल जाती है। जितना भी धुआं उठता है इस सरफेस से, वो यहीं की यहीं ऐसा एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। वो किस कारण से फैल जाता है, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, हीटेड पार्टिकल ऊपर की तरफ है,
और ये धुआं धुआं क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन पार्टिकल होते हैं काले काले। तो वो हीट तो ऊपर निकल जाती है, लेकिन जो कार्बन के काले पार्टिकल होते हैं वो इस वाले डेंस एरिया में फंस जाते हैं और वो ऐसे फैल जाते हैं। धुएं में क्या होता है, कार्बन ही होता है, काले काले पार्टिकल होते हैं, वो इस एरिया में ऐसे फंस जाते हैं। तो आपको धुआं धुआं सिर्फ इसी एरिया में दिखाई देता है। तो जब भी ऊपर जाते हुए तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हमारी कंडीशन में बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, या फिर ऋणात्मक ताप पतन दर, या फिर टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान का व्युत्क्रम बोला जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान का व्युत्क्रम। ठीक है, ठीक है। अब ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में नॉर्मली कंडीशन होती है कि ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये नीचे की सरफेस ट्रोपोस्फियर में ठंडी रह जाती है और ऊपर की तरफ जाते हुए क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर एयर गर्म हो जाती है। ठीक है, एयर गर्म हो जाती है, उसके कारण हमारा क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर गरम गरम फील होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ठंडा रहता है। ठीक है, तो अंडर द नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर इज यूजुअली डिक्रीजेस विथ हाइट, कम ही होता है। जैसे इस वाले डायग्राम में ये एक फ़ोटो है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बादल बहुत नीचे नीचे, इसमें आपको बादल नीचे दिखाई दे रहे हैं और ये पहाड़ देखो खुले खुले दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई, सरफेस के नज़दीक तापमान क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जहाँ तक बादल है, यहाँ तक जहाँ तक बादल बादल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, टेम्परेचर कम वाला इलाका है। और फिर इसके ऊपर क्या हो रहा है, टेम्परेचर वापस बढ़ते जा रहा है, देखो सूरज की रोशनी भी, और इसके ऊपर टेम्परेचर ऐसा बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, बादल बादल नीचे नीचे हो जाएंगे, ये सब चीज़ें, ये कोहरे जैसा जम जाएगा ऐसा। ठीक है, तो कोहरा क्यों जम जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण हमारा कोहरा जम जाता है नीचे की तरफ ही। वो जो पार्टिकल हमारे जो होते हैं वाटर पार्टिकल, ये वाटर पार्टिकल है, बहुत सारी उमस होती है या फिर हमारी ह्यूमिडिटी होती है, वो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। तो पानी की बूंदें हमको ऐसा दिखाई नहीं देती, लेकिन बर्फ़ के कण हमको दिखाई देते हैं, आइस पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो ये छोटे छोटे आइस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, हमारी विजिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, हमारी दृश्यता को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल हमारे दृश्यता को कम कर देते हैं और ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो जम जाते हैं। उस किसके कारण होते हैं, इसी के कारण होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है, ठंडे एटमॉस्फेयर के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण, और विजिबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन के कारण भी। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो पार्टिकल है ये विजिबल हो जाए, क्या हो जाए कि ये धूल का कण है, उसके ऊपर ये सभी वाटर पार्टिकल बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, ये एक पार्टिकल विजिबल हो जाता है। या फिर कार्बन पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल के ऊपर ये बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ये विजिबल हो जाएंगे, प्लस ये दिखाई देने लगेंगे। जैसा स्मॉग होता है, दिल्ली स्मॉग देखा आपने, दिल्ली में क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन है, तो कार्बन पार्टिकल है पॉल्यूशन में, और यदि पॉल्यूशन के ऊपर वाटर पार्टिकल बैठ के फ्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉल्यूशन पार्टिकल भी दिखने लगेंगे। ठीक है, फ्रीज हो जाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और प्रेसिपिटेशन हो जाता है वहाँ पर, और विजिबिलिटी कम हो जाती है, दृश्यता कम हो जाती है। ठीक है, और डस्ट और स्मोक पार्टिकल उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसके कारण फॉग भी हो जाता है। फॉग मतलब कोहरा, धुंध या कोहरा, मिस्ट और फॉग। ठीक है, अब ये किस कारण से होता है, इसके पीछे हम कारण निकालें कि किस किस कारण से हमारा ये कंडीशन आती है। देखो, लॉन्ग नाइट्स, लंबी रातें, यदि लंबी रात होगी तो सरफेस को ठंडा होने का समय ज़्यादा मिलेगा। यदि रातें बहुत लंबी है तो ठंडा होने का समय ज़्यादा मिलेगा, जो विंटर सीजन में होता है, सर्दियों के मौसम में लंबी रातें होती है। ठीक है, जल्दी अंधेरा हो जाता है और सूरज लेट निकलता है, तो बहुत लंबे ड्यूरेशन में कूलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, दूसरा क्लियर स्काई, यदि आसमान खुला रहेगा, किससे, देखो आसमान खुला है तो सन रेडिएशन आया और रिफ्लेक्ट होकर सन रेडिएशन पूरा बाहर निकल गया, एब्जॉर्प्शन कम हुआ। यदि यहाँ क्लाउड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेडिएशन वापस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और हीट करेगा, तो हीटिंग हो ही नहीं पाती है। तो क्लियर स्काई मतलब क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट स्काई होता है और पूरी तरीके से बाहर हो जाता है पूरा रेडिएशन। तो क्लियर स्काई, पहले लॉन्ग नाइट्स हो गई, क्लियर स्काई हो गया। काम एंड स्टेबल एयर, यदि हवा एक जगह रुकी रहेगी तो ये ठंडी होती जाएगी यहीं पर ही,
है ना, एक ही जगह ठंडी होती जाएगी। अभी इसके पहले मैंने देखा कि यदि हवा चलेगी तो गर्म हवा यहाँ से चलेगी तो इस एरिया को भी वापस गर्म कर देगी ना, और ये यदि पार्टिकल एक जगह रुके रहेंगे तो क्या होते जाएंगे, ठंडे होते जाएंगे, और टेम्परेचर इस सरफेस का कम होते ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टेम्परेट साइक्लोन या फिर फ्रंटल साइक्लोन, है ना। चक्रवाती चक्रवात होते हैं हमारे टेम्परेट प्रकार के या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या वाताग्री चक्रवात, वाताग्रों के सहारे, या फ्रंट, है ना, फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल भी होती है। तो इन सब कंडीशन उनके कारण फ्रंट बन जाता है। ठीक है, तो फ्रंट हम आगे के चैप्टर में, फ्रंट एक चीज़ समझ लो, फ्रंट क्या होता है, दो हवाओं का मिक्सचर वाला क्षेत्र होता है ये बीच वाला, कि जैसे इधर से हवा चल रही, कौन सी, हॉट एयर चल रही है ना, सॉरी हॉट एयर चल रही है, और इस तरफ से क्या चल रही, कोल्ड एयर, इधर से कोल्ड एयर चल रही, तो दोनों के बीच का जो एरिया होता है ये एक हाइब्रिड जोन बन जाता है। दोनों के बीच का एरिया हाइब्रिड जोन बन जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि यह हवा ऊपर की तरफ ढकेल दी जाती है। तो ये ऊपर का माहौल क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ से गर्म हवा आ रही थी, हॉट एयर, तो ये एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, हॉट, और नीचे क्या हो जाता है, कोल्ड। तो वही कंडीशन आ गई, ये भी क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान का व्युत्क्रम या फिर नेगेटिव लैप्स रेट, ऋणात्मक पतन दर, ये सब चीज़ें होती है। सिंपल सी चीज़ें हैं, और बहुत इजी तरीके से डायग्राम्स देखेंगे तो जल्दी से अच्छे से समझ में आता है। ये और ये देखिए, टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा था और ऊपर जाते हुए कम हो रहा था, और यहाँ पर ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है, वापस से गर्म होता जा रहा है। लेकिन एक बात ये जाने कि ऐसा एकदम टॉप तक होता ही नहीं जाएगा। ये एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर यहाँ तक है ना, ये ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में एक लिमिट तक होगा। यहाँ ट्रोपोस्फियर है तो ये पार्टिकल, जो वार्म पार्टिकल है, ये एक लिमिट तक ही ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये स्ट्रेटोस्फियर तक पहुँच गए, तो ये एक लिमिट तक ही गर्म होगा, वापस अपना टेम्परेचर क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, वापस हमारा टेम्परेचर कम होने लगेगा। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम है, फिर ऊपर जाते हैं तो जैसे ही जाते तो बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता, टेम्परेचर कम होने लगता है, सॉरी टेम्परेचर कम होने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स लैप्स रेट। ठीक है, अब यहाँ से हमारे और भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो हम आगे के पोर्शन में इसके थर्ड पार्ट में मिलेंगे, जिसमें और हम जोन्स के बारे में देखेंगे, कटिबंधों के बारे में देखेंगे, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा वापस से हमारे लिए। और आप बने रहिए हमारे साथ बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ, और आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरीज़ हो तो मुझसे पूछिए, और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछिए, आपकी सभी क्वेश्चंस का हल इस पर मिलेगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कुछ भी सवाल, जिसका जवाब आपको पर्टिकुलर डिटेल के साथ मिलेगा, उसके कुछ लिंक्स भी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा लेक्चर। थैंक यू सो मच।